हेलो। नमस्ते जी सभी को। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। ठीक है ना। कल की क्लास में अपन ने थर्ड चैप्टर को अपवा बेग तक कंप्लीटली डिस्कशन कर दिया था। आज अपन उसके आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनते जाएं, समझते जाएं, एक एक चीज़ को सीखते जाएं। अब इसके बाद में आता है हमारे पास में गतिशीलता। अपन चैप्टर नंबर थर्ड यानी कि विद्युत धारा के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर थर्ड है और ये है हमारे पास में विद्युत धारा, जो कि हमारे पास में 6 मार्क्स का है। ठीक है ना, ये आपको पता होगा। चैप्टर नंबर थर्ड 6 मार्क्स का विद्युत धारा। इसके बाद में आता है हमारे पास में टॉपिक गतिशीलता। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में गतिशीलता। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का अपवा वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, यानी कि बी डी इज प्रोपोर्शनल टू ई। यहाँ पर बी डी क्या है, हमारे पास में अपवा वेग है, जो कि किसके समानुपाती हो रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती हो रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, यानी कि बी डी को जब अपन इस साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जिसको मुझे क्या बोलना पड़ेगा, म्यू। यहाँ पर म्यू एक समानुपाती नियतांक है, जिसे अपन गतिशीलता कहते हैं, जिसे अपन क्या कहेंगे, गतिशीलता कहेंगे। अर्थात म्यू म्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ई। इसका मतलब अपवा वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या कहेंगे, अपन गतिशीलता कहेंगे। ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों के अपवा वेग तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में अपवा वेग तथा अपवा वेग व धारा के मध्य संबंध। अपवा वेग व धारा के मध्य संबंध क्या होगा, ध्यान से सुनो। मान लीजिए कि हमारे पास में एक एल लंबाई का ए अनप्रस्थ काट और एल लंबाई का एक विद्युत क्षेत्र है, जिसमें विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शंस है, इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शंस है, वो हमारे पास में इस टाइप से है। क्योंकि इसमें अपन ने क्या लगा रखा है, एक बैटरी लगा रखा है, जिसका पॉजिटिव आयंस ये है, नेगेटिव आयंस ये है। ये हमारे पास में कुंजी है, जिसको अपन ने इस टाइप से क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसमें से माइनस से प्लस की तरफ धारा जाएगी, तो इस टाइप से हमारे पास में धारा का प्रवाह हो रहा है। आपको अच्छे ढंग से पता है, यदि किसी चालक में एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल एन है, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है हमारे पास में, स्मॉल एन है, तो चालक के संपूर्ण आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यानी कैपिटल एन बराबर क्या हो जाएगा, एन ए एल। स्मॉल एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ए क्या है, अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और एल क्या है हमारे पास में, लंबाई। ठीक है ना। क्यू बराबर क्या होता है हमारे पास में, एन ही होता है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन ए, यानी कि हमारे पास में इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एन ई ए एल। ठीक है ना, ये आप लिख सकते हो। इसके बाद में आपको अच्छे ढंग से पता है आई बराबर क्या होता है तुम्हारे पास में, क्यू अपॉन टी। लेकिन उससे पहले हमारे पास में जो टी है, टाइम है, टी टी बराबर क्या होता है, दूरी बटे वेग, यानी कि वेग कौन सा, अपवा वेग। ठीक है ना। वेग कौन सा लिखोगे तुम, अपवा वेग। टी बराबर दूरी, दूरी क्या है तुम्हारे पास में, एल लंबाई है, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास में, एल है। अपवा वेग कितना हो जाएगा, बी डी। ठीक है ना। अभी आपने जस्ट इसके बाद में आई बराबर क्या होता है, विद्युत धारा। आई बराबर विद्युत धारा को आप जानते हो, आई बराबर क्या होता है हमारे पास में, क्यू अपॉन टी। और ये टी क्या है तुम्हारे पास में, कैपिटल, तो आई बराबर क्यू, क्यू का मान कितना हमारे पास में, एन ई ए एल, और टी का मान कितना, एल अपॉन बी डी, तो बी डी ऊपर जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एन ई ए एल, और बी डी अपॉन में क्या जाएगा, एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, आई बराबर आ जाएगा एन ई ए बी डी। ये तुम्हारे पास में अपवा वेग और विद्युत धारा के मध्य क्या आ गया, संबंध आ गया। अपवा वेग और विद्युत धारा के मध्य में क्या है, ये संबंध है, अपवा वेग और विद्युत धारा के मध्य संबंध। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास में आता है धारा घनत्व। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, धारा घनत्व। धारा घनत्व को सुनो। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है। कोई भी आपके पास में एकांक क्षेत्रफल है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा क्या कहलाएगी, तुम्हारे पास में धारा घनत्व कहलाती है। एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा धारा घनत्व कहलाती है, जिसे अपन जे से रिप्रेजेंट करते हैं। जे बराबर क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए। आई क्या हमारे पास में, एज ए करंट यानी कि धारा है, और ए क्या है हमारे पास में, अनप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यह एक सदिश राशि होती है। यह एक ऐसी क्वांटिटी हमारे पास में, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा के अनुदिश होती है। जिसकी जो डायरेक्शंस है वो हमारे पास में विद्युत धारा की दिशा के अनुदिश होती है। विद्युत धारा की दिशा के अनुदिश हमारे पास में होती है। ठीक है ना। इसका मात्रक आई को रिप्रेजेंट करेंगे। जे का मात्रक क्या होगा, एम्पियर। आई को तो लिखते हैं अपन ए से, और ए का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो जिसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसका हो जाएगा हमारे पास में, जे का मात्रक हो जाएगा, जे का मात्रक होगा एम्पियर, और ये ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -2। ठीक है ना, समझ गए जहाँ तक। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है नोट। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल असमान हो है तो चालक
में धारा नियत रहती है, परंतु धारा घनत्व जिस स्थान पर क्षेत्रफल ज़्यादा है वहाँ पर धारा घनत्व कम तथा अन्य क्षेत्रफल जहाँ पर कम है वहाँ पर धारा घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल असमान है तो धारा तो उसमें नियत रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि धारा का मान क्षेत्रफल पर निर्भर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं कर रहा, लेकिन धारा घनत्व का मान निर्भर कर रहा है। अगर तुम्हारे पास में एरिया का मान बढ़ेगा तो धारा घनत्व का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एरिया का मान घटेगा तो धारा घनत्व का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक चालकता। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा चालकता। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध का, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। यानी कि हमारे पास में इसको कैसे लिखेंगे, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अपन इसको लिख सकते हैं 1/रो। रो क्या है हमारे पास में, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता, जिसको अपन ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन कर लिया है, ठीक है ना। इसका मात्रक आप लिख सकते हो ओम इंटू, इसका मात्रक कितना होता है ओम इंटू मीटर, तो इसका सिग्मा का मात्रक कितना हो जाएगा ओम इनवर्स और मीटर के इनवर्स, ठीक है ना। मात्रकों को हमेशा याद रखें। इसके बाद में देखिएगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ जे बराबर, एक तो आप इसको इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओम के नियम का सूक्ष्म रूप लिखिए, सूक्ष्म रूप लिखो। और सेकंड क्वेश्चन आपसे इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध करो जे बराबर सिग्मा ई, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, सिद्ध करो जे बराबर सिग्मा ई, जहाँ पर जे क्या है तुम्हारे पास में धारा घनत्व है, सिग्मा है, और ई क्या है तुम्हारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी जस्ट आपने पढ़ा है आई बराबर क्या होता है हमारे पास में, अभी अपन ने कैलकुलेट किया है आई बराबर क्या होता है NEA/BD, क्या होता है हमारे पास में आई बराबर NEA/BD, ठीक है। ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ। आई बराबर क्या होता है हमारे पास में NEA/BD होता है। जे आपको पता है I/A होता है, यहाँ पर आई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, जे बराबर आई का मान NEA/BD अपॉन ए हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा NE और ये हमारे पास में क्या आ गया, BD आ गया, ठीक है ना। अब BD का एक फॉर्मूला और होता है, BD बराबर होता है तुम्हारे पास में ई टॉय अपॉन एम और इनटू होता है हमारे पास में ई। यहाँ पर BD की वैल्यू क्या करेंगे अपन, पुट करेंगे, यहाँ पर BD की वैल्यू क्या कर रहे हैं अपन, पुट कर रहे हैं, तो जे बराबर क्या मिलेगा हमारे पास में NEBD है, तो जे बराबर NEBD का मान पुट कर रहे हैं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा ई टॉय अपॉन एम और ये आ जाएगा तुम्हारे पास में ई, ठीक है ना, ये आ जाएगा ई। तो जे बराबर कितना हो जाएगा NE² टॉय अपॉन एम, ये टॉय है हमारे पास NE² टॉय अपॉन एम और इनटू क्या आ जाएगा ई। इस पूरे को अपन क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो जे बराबर क्या आ जाएगा सिग्मा ई, जहाँ पर सिग्मा क्या है तुम्हारे पास में NE² टॉय अपॉन क्या हो जाएगा एम। समझ गए। ये आपके लिए एक छोटा 1 नंबर में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1.5 नंबर के अंदर, क्योंकि इस बार का जो पेपर पैटर्न है या तो 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे या फिर 1.5 नंबर के आएंगे या फिर 3 नंबर के आएंगे या फिर हमारे पास में 4 मार्क्स के आएंगे, ठीक है ना। 4 मार्क्स के तो 2 ही जगह से आएंगे इस बार, आपको पता होगा, एक है पहला चैप्टर और एक है हमारे पास में 14 चैप्टर। समझ गए। जे बराबर क्या पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप या फिर जे बराबर सिग्मा ई, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास में, इसके बाद में आता है प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता। प्रतिरोध की ताप पर अपन ने लास्ट क्लास में वैसे तो हल्का सा बता दिया है, लेकिन फिर भी सुन लो। यदि किसी चालक का तापमान बढ़ाया जाता है तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ जाता है, जिससे विश्रांति काल का मान बढ़ जाता है, अतः चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ताप का मान बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ेगा तो विश्रांति काल का मान बढ़ जाएगा, जब विश्रांति काल का मान बढ़ जाएगा तो चालक का प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहाँ पर एक हमारे पास में एक न्यूमेरिकल्स करने के लिए फॉर्मूला याद रखना है कि डेल्टा आर, एक डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू होता है हमारे पास में R1 के प्रोपोर्शनल टू होता है, और एक डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू होता है हमारे पास में डेल्टा टी। यानी कि डेल्टा आर बराबर क्या लिख दूंगा, प्रोपोर्शनल टू R1 और डेल्टा टी। तो डेल्टा आर इज प्रोपोर्शनल टू को साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जिसको मैंने बोल दिया एल्फा, जिसको मैंने क्या कह दिया एल्फा, और ये R1 और ये लिख दिया अपन ने डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बेस पर अपन एक आध क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। डेल्टा आर को अपन R2 माइनस के R1 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको एल्फा, ये हमारे पास में R1 है, इसको T2 माइनस के T1 भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब यहाँ से डेल्टा टी का मान पूछ सकता है, एल्फा का मान पूछ सकता है,
डेल्टा आर में से R1 या R2 का मान पूछ सकता है। इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज़ है, जिसको अपन डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी के बेस पर एक क्वेश्चन देखो, कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं इसको जब तक रफ कर देता हूँ। यहाँ तक की क्लास आपकी समझ आ गई होगी, और फिर भी ध्यान से सुनते जाओ। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास में टाइम बहुत कम है, 4 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम है, तो पूरे टाइम को यूटिलाइज करें, ठीक है ना। ध्यान से समझते जाएं, सुनते जाएं। आज अपन इस चैप्टर को कम्प्लीटली डिस्कशन कर लेंगे। आज की क्लास इस चैप्टर के लिए आखिरी होगी, ठीक है ना। कमरे के ताप पर जो भी दे रखा है सबसे पहले आप उसको लिखोगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स करने का सबसे अच्छा तरीका है गिवन दैट, जो भी दे रखा है उसको लिखो। कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध कितना है, 100 ओम है, यानी कि R1 कितना दे दिया तुम्हारे पास में, 100 ओम दे दिया है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 यानी कि R2 बराबर कितना हो गया, 117 ओम दिया जाए तो इसका अंतिम ताप कितना होगा, जबकि प्रतिरोध का ताप गुणांक यानी कि अल्फा का मान दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास में कूलम इनवर्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास में T1 का मान दे दिया है, कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान से सुनो, आपसे क्या पूछ रहा है, T2 का मान पूछ रहा है। आपको अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया, डेल्टा आर बराबर क्या होता है, डेल्टा आर बराबर होता है तुम्हारे पास में R1 अल्फा और डेल्टा टी। डेल्टा आर की जगह आप क्या लिखोगे, R2 माइनस के R1, ये क्या लिखोगे R1, ये लिखोगे अल्फा, ये T2 माइनस के T1। यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे, R2 का मान कितना है 117, R1 का मान कितना है 100, R1 का मान कितना है 100, अल्फा का मान कितना है हमारे पास में, अल्फा का मान कितना है भाई 1.7 इंटू 10⁻⁴, ठीक है ना, गुणा T2 का मान आपको कैलकुलेट करना है, और इसका कितना हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो T2 का मान आप निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है ना। कैलकुलेट करके निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो कैलकुलेशन आपको खुद से करनी पड़ेगी, खुद ही करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि हमारे पास में किसी तार का 27.5, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है, इसलिए ध्यान से सुनते जाओ। किसी तार का 27 यानी कि T1 का मान कितना दिया है, 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध यानी कि R1 बराबर कितना है 2.1 ओम है। 100 डिग्री पर तार का यानी कि T2 बराबर कितना दे दिया, 100 डिग्री सेल्सियस पर तार का यानी कि R2 का मान कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास में 2.7 ओम है। तो चांदी के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करो। चांदी के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक यानी कि डेल्टा आर बराबर क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा आर बराबर R1 अल्फा डेल्टा टी। इस बार उसने क्या पूछा है, अल्फा का मान पूछा है, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप क्या करोगे, R2 माइनस के R1 बराबर R1 अल्फा, T2 माइनस के क्या लिख दोगे, T1 लिख दोगे। तो अल्फा बराबर कितना आ जाएगा बेटा, R2 माइनस के R1 अपॉन R1 और T2 माइनस के T1। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे, T2 का मान दे रखा है तुम्हारे पास में, T1 का मान दे रखा है, R1 का मान दे रखा है, R2 का मान दे रखा है, वैल्यू पुट करोगे तो अल्फा का मान आ जाएगा, कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाइक्रोम के एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर पर स्थायी हो जाता है। यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है तो तापन अवयव का स्थायी ताप क्या होगा, जबकि अल्फा। अब यहाँ पर घबराना नहीं है, आपने ओम का नियम अच्छे ढंग से पढ़ा है। अगर मैं B1 का मान दे देता हूँ और I1 का मान दे देता हूँ तो R1 का मान आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या दिया है, उसने B1 का मान दे दिया और I1 का मान दे दिया है। तो ध्यान से सुनते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन में पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, सुने, ध्यान से सुने। नाइक्रोम के एक तापन अवयव का 230 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा हुआ है, यानी कि B का मान कितना दिया है 230 वोल्ट। लिख लें, क्वेश्चंस करते टाइम जो भी दे रहा है उसको साथ के साथ में लिखें और ऐसे डाल के लिखें दिया है। अगर बाय द वे आपके पास में 1.5 नंबर या 3 नंबर या 1 नंबर का न्यूमेरिकल्स आता है तो आप इस टाइप से लिख भी दोगे ना, तो उसमें एग्जामिनर मार्किंग कर देता है। जैसे 1.5 नंबर का है तो थोड़ा भी आप दिया है एक फॉर्मूला लिख दोगे तो 1 मार्क्स आपके लिए मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को लिखे तो सही। सप्लाई से जुड़ा है और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा यानी कि I1 का मान कितना है 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है जो कुछ सेकंड में 2.8 की
2.8 एम्पियर पर स्थायी हो जाती है। यानी कि I2 का मान कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास में 2.8 एम्पियर दे दिया है। यदि कमरे का ताप यानी कि T1 का मान कितना है तुम्हारे पास में 27 डिग्री सेल्सियस है। अल्फा का मान कितना है तुम्हारा 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलाम इनवर्स है। तो स्थायी धारा I2 का मान दे दिया। R2 का मान आप यहाँ से निकालोगे। R1 का मान क्या करोगे B/I1, और एक बार R2 का मान निकालोगे B/I2, ठीक है ना। B का मान कितना है तुम्हारे पास में 230 वोल्ट, I1 का मान कितना है 3.2, B का मान कितना है 230 वोल्ट, I2 का मान कितना है 2.8। यहाँ से R1 का मान आ जाएगा, R2 का मान आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है तुम्हारे पास में, तापन का स्थायी ताप क्या होगा, यानी कि T2 का मान आपसे पूछ रहा है। डेल्टा R इज प्रोपोर्शनल टू, या फिर डेल्टा R बराबर R1 अल्फा डेल्टा T। इस फॉर्मूले से आप क्या करोगे, T2 का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। कर लेंगे, जस्ट फॉर्मूला लगाना है और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखो। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में युक्ति, सॉरी सेल आता है, सेल। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स बनने की पॉसिबिलिटीज है। इस फॉर्मूले को ढंग से पढ़ लेना भाई, ठीक है ना। डेल्टा R बराबर R1 अल्फा डेल्टा T। R1 प्रतिरोध है, R2 भी प्रतिरोध है। डेल्टा R प्रतिरोधों का एक डिफरेंस है, अंतर है। डेल्टा T टेम्परेचर का डिफरेंस है। T1 प्रारंभिक ताप होता है, T2 अंतिम ताप होता है। अल्फा हमारे पास में प्रतिरोध ताप गुणांक है, प्रतिरोध ताप गुणांक। अब इनमें से अल्फा पूछ सकता है, T2 पूछ सकता है, कुछ ही पूछ सकता है आपसे। मैंने ये 2-3 न्यूमेरिकल्स आप लोगों को इस टाइप से भी बता सकता है। B और I1 का मान देख के R1 का मान दे दिया, B और I2 का मान यहाँ से, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। वह युक्ति। इसके बाद में आता है हमारे पास में सेल। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, सेल कहलाता है। वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा को हमारे पास में विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, उसे अपन क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, सेल। सेल हमारे पास में दो प्रकार के होते हैं। सेल हमारे पास में कितने प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारे पास में प्राथमिक सेल, एक होता है हमारे पास में प्राथमिक सेल, ठीक है ना। और दूसरा होता है हमारे पास में द्वितीयक सेल। अब प्राथमिक सेल का मतलब क्या है और द्वितीयक सेल का मतलब क्या है। प्राथमिक सेल वे सेल जिनको एक बार उपयोग में लाया जाता है, यानी कि इसको अपन वन टाइम यूज कर सकते हैं, यानी कि जिसको अपन एक बार ही उपयोग लाया जा सकता है, एक बार उपयोग कर सकते हैं। या फिर जिसकी जो रिएक्शंस है वो कैसी होती हैं, अनुत्क्रमणीय होती हैं। इसकी जो रिएक्शंस हैं वो कैसी होती हैं, अनुत्क्रमणीय होती हैं। द्वितीयक सेल जिसको अपन बार बार यूज ले सकते हैं, या फिर जिसकी रिएक्शंस कैसी होती हैं हमारे पास में, उत्क्रमणीय होती हैं, ठीक है ना। उसे क्या कहेंगे अपन, द्वितीयक सेल कहेंगे। और जिसकी रिएक्शन हमारे पास में अनुत्क्रमणीय रहेगी उसे अपन क्या कहेंगे, प्राथमिक सेल कहेंगे। प्राथमिक सेल में आपके पास में एग्जांपल है डेनियल सेल, लेकलांसी सेल और शुष्क सेल। इसमें तो आपने पढ़ा होगा डेनियल सेल, लेकलांसी सेल, और एक आता है हमारे पास में शुष्क सेल। और जो हमारे पास में द्वितीयक सेल है इसमें आता है हमारे पास में सीसा संचायक सेल, ठीक है। इसके दोनों एग्जाम्पल आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास में आता है विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। एक डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से ध्यान से सुनते जाएं, समझते जाएं, ठीक है ना। सुनो, जब सेल खुले परिपथ में होता है, जब सेल को अपन क्या कर रहे हैं, खुले परिपथ में रख रहे हैं, अर्थात यदि सेल से धारा प्राप्त नहीं की जा रही हो। जब सेल कैसा है हमारे पास में, खुले परिपथ में है, खुले परिपथ में, बंद परिपथ में होगा तो उसमें से करंट फ्लो होगा। खुले परिपथ में है, ओपन सर्किट है, तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। जब सेल खुले परिपथ में होता है तो सेल में से धारा प्राप्त नहीं की जा रही होती है, तो इस अवस्था में सेल के सिरों पर, सेल के सिरों पर, सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्या कहलाएगा हमारे पास में, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। जब सेल खुले परिपथ में होता है, ठीक है ना, जब उसमें से धारा का फ्लो यानी कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाएगा तुम्हारे पास में, विद्युत वाहक बल कहलाता है। जिसका मात्रक हमारे पास में क्या होता है, वोल्ट होता है। समझ गए, जिसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट। क्लियर। इसके बाद में आता है दूसरा हमारे पास में टर्मिनल वोल्टता। क्या आता है बेटा, टर्मिनल वोल्टता। अब टर्मिनल वोल्टता में क्या होगा, जब सेल कैसा हो, बंद परिपथ में हो, कैसा हो, बंद परिपथ में हो, अर्थात जिसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, यानी कि जब सेल बंद परिपथ में होगा तो हमारे पास में इसमें से धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है, यानी करंट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या कहलाएगा तुम्हारे पास में, टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। क्या कहलाएगा तुम्हारे पास में, टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। समझ गए। तीसरा आता है हमारे पास में सेल का आंतरिक प्रतिरोध।
तीसरा आता है हमारे पास में सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है ना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यदि किसी सेल का विद्युत अपघट्ट तथा उनके इलेक्ट्रॉनों के मध्य धारा के मान में उत्पन्न होने वाले अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, किसी सेल का विद्युत अपघट्ट तथा उनके इलेक्ट्रॉनों के मध्य धारा के मान में उत्पन्न होने वाली अवरोध, धारा के मान में जो उत्पन्न होने वाला अवरोध है, धारा के मान में जो उत्पन्न होने वाला जो अवरोध है, उत्पन्न होने वाला अवरोध यानी कि रुकावट क्या कहलाएगा, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है ना। जिसका मात्रक क्या होता है हमारे पास में, म्यू होता है, सॉरी ओम होता है। आर बराबर होता है तुम्हारे पास में CID/A। सी का मतलब होता है बिलियन की सांद्रता, एक फॉर्मूला है। सी का मतलब क्या होता है, बिलियन की सांद्रता। आई का मतलब होता है तुम्हारे पास में सेल से ली गई धारा, सेल से ली गई धारा, ठीक है ना। डी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी, ठीक है ना। और हमारे पास में लास्ट ए का मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ए का मतलब क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है ना। आर बराबर क्या लिखोगे, CID/A। सी मतलब सांद्रता, आई मतलब इलेक्ट्रॉनों के मध्य से सेल से ली गई धारा, डी मतलब इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी, और ए मतलब उसका एरिया यानी कि क्षेत्रफल। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और प्रतिरोधों में संबंध, जिसको मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा, ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ, ठीक है। इसके बाद में आता है हमारे पास में विद्युत वाहक बल, जिसको अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्मिनल वोल्टता, जिसको अपन बी, कैपिटल बी, यूवी वाला कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और तीसरा है हमारे पास में आंतरिक प्रतिरोध, जिसको अपन स्मॉल आर से व्यक्त कर रहे हैं। कैपिटल आर होता है रेजिस्टेंस और स्मॉल आर होता है तुम्हारे पास में आंतरिक प्रतिरोध, जिसको क्या लिख रहे हो तुम, आर, कौन सा, स्मॉल आर, ठीक है ना। इसके बाद में आता है हमारे पास में विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध में रिलेशन क्या होगा, इनके मध्य में रिलेशन क्या होता है। ध्यान से सुनो, हमारे पास में अपन ने क्या किया, एक परिपथ का निर्माण किया है, जहाँ पर बैटरी, ये आपके लिए एक प्रतिरोध लगा दिया है। यहाँ पर आपने क्या किया, एक आंतरिक प्रतिरोध आर, ये हो गया, ये तुम्हारे लिए विद्युत वाहक बल हो गया। और ये आपके पास में क्या होगा, बी बराबर हो जाएगा E-के IR, ठीक है ना। यहाँ पर बी बराबर क्या होगा, IR होगा, ठीक है। चित्र में ए व बी, यहाँ पर धारा का प्रवाह हो रहा है माइनस से प्लस की तरफ, ठीक है। इस तरीके से क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है ए व बी। चित्र में ए व बी के मध्य एक सेल जुड़ा है, इसके समांतर एक प्रतिरोध आर को जोड़ा गया है। यदि सेल में आई धारा प्रदान करें तब टर्मिनल वोल्टता बी बराबर क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में E-के IR, क्योंकि आई ई में से क्या होगा, E- के IR हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में IR बराबर E- के बी लिखोगे, ठीक है ना। IR बराबर E- के बी लिख दोगे तो R बराबर कितना हो जाएगा, E- के B/I, ठीक है ना। ये हो जाएगी हमारे पास में इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद में देखो B बराबर क्या होता है तुम्हारे पास में, IR होता है। B बराबर क्या होता है, IR, तो I बराबर क्या लिखोगे तुम, I बराबर क्या लिख दोगे, B/R, R लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में जो R है, R बराबर कितना, E- के B/I, तो 1/R बराबर क्या लिखोगे, I/E- के B लिख सकते हो, इसका उल्टा कर सकते हो। तो I बराबर B 1/R की जगह I/E- के B लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं हमारे पास में। इसके बाद में आपको ओम के नियम से पता है, ओम के नियम से B बराबर क्या होता है तुम्हारे पास में, IR होता है। तो यहाँ पर B की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, I कैपिटल के R, और एक B की जगह क्या है, E- के IR, एक B की जगह क्या लिख दिया, E- के IR। एक तो B की जगह क्या लिखा है मैंने, IR के ओम के नियम से, और एक हमारे पास में टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध वाला फॉर्मूला लगा दिया। वो कितना लिखा है मैंने, E- के IR। तो यहाँ पे हमारे पास में इसको स्मॉल r लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, IR प्लस आई स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल के E हो जाएगा, जिसमें से I कॉमन लेंगे, कैपिटल R स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो I बराबर क्या होगा, E/कैपिटल R प्लस के स्मॉल r, ये हमारे पास में I का मान आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपके पास में क्या है, विद्युत धारा, E मतलब
ई का मतलब क्या है, विद्युत वाहक बल, आर का मतलब आंतरिक प्रतिरोध, और ये हमारे पास में प्रतिरोध के मध्य क्या आ गया, संबंध आ गया। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, बी बराबर ई माइनस के आई आर होता है। एक फॉर्मूला आपको आई वाला याद रखना है, आई बराबर ई अपॉन आ कैपिटल आर प्लस के स्मॉल आर होता है, ठीक है ना। इसके बेस पर अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से सुनो। किसी कार की बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। न्यूमेरिकल्स करने का सबसे जी तरीका, जो भी दे रखा है उसको लिखो। ई का मान दे रखा है भाई, कितना दे दिया है, 12 वोल्ट मान दे दिया, 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल आर का मान कितना दिया है, 0.2 ओम है, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा, बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा, अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा है, आई बराबर ई अपॉन कैपिटल आर प्लस के स्मॉल आर, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे हमारे पास में अधिकतम धारा के लिए आर का मान क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। आई मैक्सिमम के लिए आर का मान क्या होता है, 0, तो ई अपन क्या हो जाएगा, स्मॉल के आर, तो आई मैक्सिमम आई ई का मान कितना हमारे पास है 12 वोल्ट, और इसका मान कितना 0.2 ओम। यहाँ से आई मैक्सिमम का मान कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल को किसी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। यदि इससे प्राप्त धारा 0.5 एम्पीयर है तो सेल की टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। अब यहाँ पर ध्यान दो, हमारे लिए जो भी दे रखा है उसको लिखेंगे। ई का मान कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है। आई का मान कितना है, 0.5 एम्पियर है। आई का मान कितना है, 0.5 एम्पियर। स्मॉल आर का मान कितना है, 3 ओम है, ठीक है ना। अब बी बराबर क्या होता है, ई माइनस के आई आर। बी बराबर क्या होता है, ई माइनस के आई आर। तो बी बराबर ई का मान कितना हो गया 10, आई का मान कितना हो गया 0.5, और आर का मान कितना हो गया 3। तो यहाँ से अपन बी का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप के फॉर्मूला बनते हैं। एक तो फॉर्मूला आपको ये लर्न करना है, बी बराबर ई माइनस के आई आर। एक फॉर्मूला आई बराबर ई अपॉन कैपिटल आर प्लस के स्मॉल आर, ठीक है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेलों का संयोजन। जिस टाइप से अपन ने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, उसी टाइप से सेलों का संयोजन होता है। सेलों का संयोजन भी हमारे पास में कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। एक होता है, अब आता है सेलों का संयोजन, एक होता है हमारे पास में श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है हमारे पास में समांतर क्रम संयोजन। एक तो आता है हमारे पास में श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा आता है हमारे पास में समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन ऐसा संयोजन जिसमें एक सेल की ऋण प्लेट, ऐसा संयोजन जिसमें एक सेल की ऋण प्लेट, ये R1 मान लिया, ये आपके पास में प्लस है, ये माइनस है, ये ई हो गया, ठीक है ना। ये आपके लिए E1 हो गया। इसमें से जो टर्मिनल वोल्टता बनेगी वो हमारे पास में B1। तो B1 बराबर क्या हो जाएगा, E माइनस के आई R1, ठीक है ना। ये हमारे पास में A है, ये B है, ठीक है। इसी के जैसा कोई दूसरा ले लेते हैं अपन, ये लो, जिसमें अपन ने R2, इसको R2 बोल दिया, इसको प्लस, इसको माइनस, तो इसको अपन ने कह दिया E2, और ये R2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा B2 बराबर E2 माइनस के आई R2, ठीक है ना। इसको आपने बोल दिया B, और इसको बोल दिया C। अब सेलों का संयोजन कर रहे हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कर रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करने में यानी कि प्राथमिक का नेगेटिव दूसरे से क्या जुड़ा है, पॉजिटिव से जुड़ेगा। तो ये लो भाई जोड़ दो, ये आपके पास में नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ गया, ये आपके पास में ये हो गया, ये R2 हो गया, ये E2 हो गया, ये R1 हो गया, ये हमारे पास में E1 हो गया, ये हमारे पास में A, और ये पॉइंट B वाला, और ये हमारे पास में क्या हो गया C। इस टाइप का संयोजन क्या कहलाएगा, तुम्हारे पास में सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब प्रथम सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता B1 बराबर क्या होगी आई। B1 बराबर क्या होती है हमारे पास में, जस्ट अभी अपन ने लिखा है E1 माइनस के आई R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। B2 बराबर क्या होती है, E2 माइनस के आई R2, इक्वेशन नंबर सेकंड। सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से B1 प्लस के B2 बराबर क्या हो जाएगा, E1 माइनस के आई R1, ऐड कर देते हैं दोनों को, आई R1, और प्लस के E2 माइनस के आई R2, इसको भी अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। B1 प्लस के B2, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, BA भी कह सकते हैं, B1 प्लस के B2, यानी कि दोनों के मध्य में हमारे पास में, ठीक है ना। ये हमारे पास में क्या हो गया, BA हो गया बराबर E1 और ये E2, ठीक है ना। और ये माइनस के आई R1 और माइनस के आई R2, दोनों में से अपन क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, किसका, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस के आई कॉमन लेंगे, ठीक है। तो क्या बचेगा, R1 प्लस के R2 बच जाएगा हमारे पास में, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या होगा, BAB बराबर क्या हो जाएगा, E इक्वलेंट और माइनस के आई, और ये R इक्वलेंट, ठीक है ना। E इक्वलेंट की जगह आप क्या लिख सकते हो, E1 प्लस के E2 लिख सकते हो, और R इक्वलेंट की जगह क्या लिखोगे तुम, R1 प्लस के R2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, BAB बराबर E इक्वलेंट माइनस के I और R इक्वलेंट, ठीक है ना, समझ गए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर धारा का मान क्या है, सेम है, धारा
का जो प्रवाह हो रहा है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, धारा का मान सेम रहेगा श्रेणी क्रम संयोजन में, कल की क्लास में मैंने बता दिया था। ठीक है, इसके बाद में आता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है ना, इसके बाद में आता है हमारे पास में समांतर क्रम संयोजन दूसरा। समांतर क्रम संयोजन या फिर जिसको अपन पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन या जिसे अपन पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन। इसमें क्या हो रहा है हमारे पास में, इसके लिए अपन को ये बात ध्यान रखनी है कि दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिस पर सभी सेल के धनसिरे किसी एक बिंदु पर, सभी सेल के धनसिरे की किसी एक बिंदु पर, ठीक है ना, ये अपन मान लेते हैं, दो मान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया, एक बैटरी को ऐड किया जिसका प्लस और माइनस, ये तुम्हारे पास में R1, इसी टाइप से यहाँ पर बैटरी को ऐड करिए, ये R2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको अपन ने ऐड कर दिया। सभी धनसिरे किससे जुड़ रहे हैं, एक बिंदु से जुड़ रहे हैं, जिसको आपने क्या कह दिया, ए कह दिया। और ऋण सिरे किससे जुड़ रहे हैं बेटा, ऋण सिरे जुड़ रहे हैं दूसरे बिंदु से, जिसको आपने कह दिया बी कह दिया। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। अब इसमें धारा I कन्वर्ट हो जाएगी I1 और I2 में, I1 और I2 में हो जाएगी। और इसके मध्य में जो B है, B का मान क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है ना, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी साथ के साथ में देखते चलें। आपने पता है BAB बराबर क्या होता है, E1 माइनस के I1 R1। ठीक है ना, इसी टाइप से हमारे पास में I1 R1 को इधर लाऊंगा, I1 R1, तो ये हो जाएगा E1 माइनस के BAB। यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, I1 का मान निकालेंगे, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 अपॉन R1 माइनस के BAB अपॉन R1। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये प्रथम सेल से गुजरने वाली धारा है, इसी टाइप से अपन दूसरे सेल से गुजरने वाली धारा निकालेंगे। तो I2 बराबर, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, E2 अपॉन R2 माइनस के BAB अपॉन क्या लिख दिया मैंने, R2। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे अपन, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, I बराबर I1 प्लस I2, क्योंकि यहाँ से I से ही तो कन्वर्ट हो रही है I1 और I2 में, तो इसको मैंने जोड़ दिया। तो जोड़ेंगे तो I बराबर I1 प्लस के I2 लिख दिया, बराबर E1 अपॉन R1 माइनस के BAB अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस के BAB अपॉन क्या लिख दिया मैंने, R2 लिख दिया। ठीक है, तो I बराबर, इसमें से क्या करूँगा मैं, 1 अपॉन R1 कॉमन ले लूँगा। ठीक है ना, या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। ठीक है ना, इसमें से माइनस के चिन्ह कॉमन लेंगे तो BAB बचेगा, ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R1 अपॉन 1 अपॉन R2। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। इसके बाद में यहाँ पर ध्यान दो, हमारे पास में इसमें से एलसीएम ले लेंगे, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस हो जाएगा E2 R1 अपॉन हो जाएगा R1 और R2। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लेंगे अपन BAB, इसमें से भी कॉमन लेंगे, कितने का, R1 R2 का कॉमन लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, R1 प्लस के R2 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, E इक्विवेलेंट लिख सकते हो, और इसको क्या लिखोगे, R इक्विवेलेंट लिख सकते हो। तो E इक्विवेलेंट की जगह मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से सुनते जाओ। यहाँ पे हमारे पास में BAB बराबर कितना हो जाएगा, लास्ट में एक फॉर्मूला आएगा, BAB बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास में E इक्विवेलेंट माइनस के I इक्विवेलेंट। ठीक है ना, IR इक्विवेलेंट। ठीक है, जिस पर E इक्विवेलेंट का मान लिखोगे तुम, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, और यहाँ पर क्या लिखोगे आप, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ठीक है, ये आपके पास में श्रेणी क्रम संयोजन है, और ये आपके पास में समांतर क्रम संयोजन है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद में ध्यान से सुनो, इसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, उसको देख लेते हैं। दिए गए वक्र की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। विभवांतर और धारा के मध्य में एक ग्राफ दिया हुआ है, यानी कि आपके लिए E का मान दे दिया और I का मान दे दिया। ठीक है ना, और B का भी मान दे दिया है। तो इसको तो कर सकते हैं, जब तक मैं रफ कर देता हूँ इसको। इसके बाद में ध्यान से सुनते हैं आगे की जो कहानी है इस चैप्टर की। बस थोड़े से एक दो टॉपिक और रह रहे हैं, बाकी का एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। दिए गए किसी वक्र की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे पास में एक वक्र दिया हुआ है विभवांतर, ये आपके लिए क्या है, विभवांतर है। इस टाइप से वक्र दे दिया, ये है आपके पास में विभवांतर, और ये है आपके पास में धारा। ये कितना है, 2 एम्पियर है,
2 एम्पियर है, ठीक है ना। ये आपके पास में 6 वोल्ट है, ये तो 2 एम्पियर हो गया, ये आपके पास में क्या हो गया 6 वोल्ट हो गया। ई का मान दिया हुआ है 10 वोल्ट, ठीक है जी। आई का मान दे दिया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर दे दिया। बी का मान दिया है तुम्हारे पास में 6 वोल्ट। आर का मान पूछ रहा है, आर का मान तो निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें, तो कर लेंगे ना। फॉर्मूला पढ़ा है आपने अभी जस्ट। आर बराबर क्या लिखोगे, आर बराबर ई माइनस के बी अपॉन आई, इस फॉर्मूले से कर लोगे, अभी जस्ट रिसेंटली फॉर्मूला आपने जनरेट किया था, ठीक है। इसके बाद में देखो, इसके बाद में आता है हमारे पास में किरचॉफ के नियम। इसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में किरचॉफ के नियम, ठीक है ना। किसी जटिल विद्युत परिपथों को हल करने के लिए किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम प्रतिपादित किए थे, जिसमें पहला नियम आता है जिसको अपन धारा का नियम भी कहेंगे या फिर संधि नियम कहेंगे, ठीक है ना। किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम दिए थे, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास में एक आता है किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे अपन धारा नियम भी कहते हैं, जिसे अपन धारा नियम भी कह रहे हैं, और जिसे अपन या फिर संधि नियम भी कह रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ, इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, हमारे पास में शून्य होता है। धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। इसका मतलब यदि किसी संधि बिंदु पर आने वाली धाराएं प्लस होंगी और जाने वाली धाराएं क्या होती हैं, माइनस होती हैं। मान लेते हैं इस टाइप से हमारे पास में जंक्शन है, जिस पर आने वाली धारा ये आपके लिए I1 है, ये आपके पास में I2 है, ये आपके पास में I3 है, जाने वाली धारा I4 और ये आपके पास में क्या हो गई, I5 हो गई। तो आने वाली धारा I1 प्लस I2 प्लस I3, और आने वाली धाराओं को तो किससे लिखोगे, प्लस से लिखोगे, जाने वाली धाराओं को I4 माइनस के I5 से लिखोगे। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर कितना लिखूंगा, I4 प्लस के I5। इसी को तो अपन क्या कहेंगे, किरचॉफ का प्रथम नियम या फिर धाराओं का नियम। संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर निर्भर करता है। कौन सा नियम है जो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर निर्भर करेगा, किरचॉफ का प्रथम नियम, धारा नियम, संधि नियम, ठीक है ना। इसके बेस पर अपन एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ध्यान से सुनते जाओ। इस पर हमारे पास में एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। ये मान लेते हैं इस टाइप से हमारे पास में 25 एम्पियर धारा 25 क्या 2.5 एम्पियर धारा इधर से इनकमिंग हो रही है। ये हमारे पास में 1.25 एम्पियर धारा इधर से आ रही है। ये धारा हमारे पास में 3.05 चली गई, और इसका मान आई का मान आपसे पूछ रहा है। तो कैलकुलेट तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आने वाली धाराओं को अपन क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे, जाने वाली धाराओं को माइनस लिख देंगे या फिर उसके अपोजिट बराबर में लिख देंगे, और ये कितना हो जाएगा आई। यहाँ से आप आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम से, ठीक है। या फिर हमारे पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसको तुम खुद करने की कोशिश करना। इस टाइप से हमारे पास में, ध्यान से सुनो, ये हमारे पास में 2 एम्पियर है, ये आई का मान पूछ रहा है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से भी 0.70 एम्पियर चला गया, ठीक है ना। ये हमारे पास में पॉइंट ए है जहाँ से 2.75 आ रहा है, और यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा है, ठीक है ना। आई का मान पूछ रहा है, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना, कर सकते हो ना, करने की कोशिश करना। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में आता है किरचॉफ का द्वितीय नियम या फिर वोल्टता का नियम, ठीक है ना। इसके बाद में आता है हमारे पास में नेक्स्ट, जिसे अपन क्या कहेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, या फिर जिसको अपन कहते हैं सेकंड नाम है हमारे पास में वोल्टता का नियम, जिसे अपन क्या कहेंगे, वोल्टता का नियम कहेंगे। इस नियम के अनुसार समेशन बी इज प्रोपोर्शनल टू समेशन बी इज इक्वल टू समेशन ई, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी बंद लूप के लिए अवयवों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का बीजगणितीय योग उस लूप में संयोजित सेलों के विद्युत भागफलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि विद्युत भागफलों का बीजगणितीय योग, विद्युत भागफलों का बीजगणितीय योग विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि विद्युत भागफल क्या है हमारे पास में, ई है। विद्युत भागफलों का बीजगणितीय योग, विद्युत भागफलों का बीजगणितीय योग, ठीक है ना, किसके बराबर होगा बेटा, बीजगणितीय योग किसके बराबर होगा, हमारे पास में विभवांतरों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है, समझ गए।
समझ गए होंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम्स है नहीं है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम, और यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रिक्त स्थान में पूछ सकता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम रिक्त स्थान है, अब आप क्या लिखोगे, ऊर्जा संरक्षण। और अगर ऐसे भी पूछ सकता है किरचॉफ का प्रथम नियम है, इसका मतलब क्या लिखोगे, आवेश संरक्षण, ठीक है ना। इसके बाद में हमारे पास में आता है, इसके बेस पर 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं, जीबीए में कर लो ना, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें तो, ठीक है ना। इसके बाद में देखो, इसके बाद में जो एक टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास में व्हीटस्टोन सेतु। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना है। व्हीटस्टोन सेतु इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्हीटस्टोन सेतु, एक आता है हमारे पास में मीटर सेतु, ये दो ही हैं हमारे पास में, दो प्रकार के ब्रिज हैं। अब ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा। इंग्लैंड के वैज्ञानिक CF व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जोड़कर हमारे पास में इस टाइप से एक प्रतिरोध को यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है ना। यहाँ पर अपन ने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, एक आपने कुंजी लगा दी जिसको अपन ने K2 बोल दिया, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ पर एक सेकंड थर्ड प्रतिरोध लगा दिया, यहाँ पर हमारे पास में एक प्रतिरोध ये लगा दिया, और इसको हमने इस टाइप से जोड़ दिया। यहाँ पर एक बैटरी को जोड़ दिया, यहाँ पर कुंजी को जोड़ दिया, इस कुंजी को तुमने बोल दिया K1, ये प्लस है, माइनस है, ये हमारे पास ये है, करंट फ्लो माइनस से प्लस की तरफ हो रहा है, ठीक है ना। तो इधर आई आ रही है, यहाँ तक आई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, I1 होगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा। ये पॉइंट है हमारे पास में B, ये पॉइंट है हमारे पास में A, और ये B, ये पॉइंट है हमारे पास में C, और ये पॉइंट है हमारे पास में D। इस टाइप का आपके पास में एक परिपथ बनता है, याद रखना है इसको, ठीक है। अब इसमें आती है सबसे पहले संरचना। व्हीटस्टोन सेतु में हमारे पास में 4 प्रतिरोध, व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध PQRS समांतर, यानी कि समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के अनुदिश जोड़े गए हैं, ठीक है ना। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध PQRS चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जोड़े गए हैं। विकर्ण बीडी पर गैल्वेनोमीटर और दाब कुंजी K2 जोड़ी गई है। पहली लाइन तो ये याद रखनी है, दूसरी लाइन विकर्ण बीडी पर गैल्वेनोमीटर प्लस दाब कुंजी K2 जोड़ी गई है, ठीक है ना। जबकि बिंदु A व C के मध्य एक सेल व कुंजी K1 को संयोजित किया गया है। जबकि बिंदु A व C के मध्य में एक तो सेल जोड़ दिया और एक अपन ने क्या किया, कुंजी K1 को जोड़ दिया है। एक तो आपने सेल को जोड़ा है और एक कुंजी क्या किया, K1 को जोड़ दिया है। अब आती है क्रियाविधि। जब कुंजी K1 को अपन क्या कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, तो इसमें से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ये I धारा प्रवाहित होगी। जब कुंजी K1 को ऑन किया जाता है तो परिपथ में I धारा प्रवाहित होती है, यह धारा A बिंदु पर पहुंच जाती है। अब A बिंदु से यह धारा दो भागों में बट जाएगी, एक को तो आप I1 कहोगे और दूसरे को आप क्या कहोगे, I2 कहोगे। I1 धारा बिंदु B पर पहुंच जाएगी, I2 धारा बिंदु D पर पहुंच जाएगी, ठीक है ना। अब I1 धारा बिंदु B पर तथा I2 धारा बिंदु D पर पहुंचती है। जब हम दाब कुंजी K2 का उपयोग करते हैं, जब हम दाब कुंजी K2 का उपयोग करेंगे तो ये B से I1 धारा इधर की तरफ आएगी या फिर D से I2 धारा इधर की तरफ आएगी। ये डिपेंड करेगा बिंदु B और बिंदु D के विभव पतनों पर। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बिंदु B व बिंदु D के विभव पतनों पर डिपेंड करता है। जब अपन दाब कुंजी K2 को जोड़ देंगे तब, ठीक है ना। इसको तो आपने P बोला है, इसने आपने Q बोला है, इसने आपने R, और इसको क्या बोल दिया है, S, ठीक है। अब इसके लिए ध्यान से सुनो, पहला केस है जब BB का मान BD से ज़्यादा है। जब BB का मान, यानी कि हमारे पास में BB का मान BD से क्या है, ज़्यादा है, इस अवस्था में I1 धारा धारामापी से गुजरेगी, I1 धारा धारामापी से गुजरेगी जब BB का मान क्या होगा, BD से ज़्यादा होगा। दूसरा केसेस, जब BB का मान BD से क्या है बेटा, छोटा है, तब कम है तो I2 धारा विभव मापी से गुजरेगी। जब BB का मान, यानी कि B का मान ज़्यादा होगा तो इसमें से धारा I1 आएगी, जब D का मान ज़्यादा होगा तो इसमें से धारा I2 आएगी। समझ गए यहाँ तक। इसके बाद में आता है हमारे पास में, इस अवस्था में I2 धारा गुजरेगी। यदि संतुलन की अवस्था आ जाती है लास्ट, कि जब संतुलन की अवस्था में हमारे पास में क्या हो जाएगा, BB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास में BD हो जाएगा, ठीक है ना। संतुलन की अवस्था में क्या होगा, BB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास में BD हो जाएगा। जिसमें हमारे पास में मान लेते हैं, अब इसमें से धारा क्या होगी,
गैल्वेनोमीटर में से नहीं गुजरेगी। जब दोनों का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, तब आप क्या लिखोगे, I1P बराबर I1P बराबर क्या लिखोगे आप, I1P बराबर क्या लिखोगे, I1P बराबर I1R, इसमें से भी I1 जाएगी, I1P बराबर I1R, इसमें से क्या लिखोगे, I2Q बराबर क्या लिखोगे, I2S। ठीक है, I1P, क्योंकि जब BB और BD का मान समान है तो इसमें से धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये सीधी निकल जाएगी। ठीक है ना, तो इसको क्या करोगे, I1P अपॉन I2Q बराबर I1 इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, दोनों का अपन क्या कहेंगे, भाग देंगे। ठीक है ना, दोनों का क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, I1, दोनों का अपन भाग देंगे तो ये मिल जाएगा हमारे पास में P अपॉन Q बराबर क्या हो जाएगा, R अपॉन S। क्या हो जाएगा, P अपॉन Q बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, R अपॉन S, जिसमें P और Q और R ये ज्ञात प्रतिरोध हैं, S क्या है तुम्हारे पास में, अज्ञात प्रतिरोध है। इस टाइप से आप अज्ञात प्रतिरोध का मान कैलकुलेट कर सकते हो। यह समीकरण बीज-स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का प्रतिबंध कहलाता है, जहां पर S अज्ञात प्रतिरोध है। S का मान आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। ठीक है, समझ गया। बीज-स्टोन सेतु के बारे में एक बार फिर से सुन लो। इसमें 4 जो हमारे पास में प्रतिरोध हैं उसको चतुर्भुज के रूप में संयोजित किया जाता है, जिसमें विकर्ण जो हमारे पास में बीडी है, ये विकर्ण बीडी है, वहाँ पर धारामापी और कुंजी K2 को लगा दिया जाता है। ठीक है ना, अब यहाँ से ये हमारे पास में A और C के मध्य में एक सेल और एक हमारे पास में कुंजी K1 को जोड़ दी जाती है। जब कुंजी K1 को ऑन करेंगे तो इसमें से धारा का प्रवाह होगा। अब बिंदु A से दो भागों में धारा डिवाइड हो जाएगी, एक को I1 कहोगे, एक को I2 कहोगे। I1 बिंदु P से जा रही है, I1 प्रतिरोध P से जा रहा है और I2 प्रतिरोध Q से जा रही है धारा। ठीक है ना, बिंदु B पर पहुंच गई, यहाँ पर भी बिंदु D पर पहुंच गई। अब जैसे ही अपन दाब कुंजी को क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, कौन सी को, K2 को, तो कौन सी धारा गैल्वेनोमीटर में से जाएगी, इसके लिए जिसका मान, जैसे BB का मान अगर ज़्यादा है, मैं क्या करूँ, अगर BB का मान ज़्यादा है तो इसमें से I1 धारा जाएगी, अगर BD का मान ज़्यादा है तो इसमें से I2 धारा जाएगी। अगर दोनों का मान सेम है तो इसका मतलब उसमें से दोनों में से धारा इस गैल्वेनोमीटर और दाब कुंजी में से धारा प्रवाहित नहीं होगी, फिर सीधी धारा I1 और ये हमारे पास में I2 से निकल जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है मीटर सेतु। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना, इस चैप्टर को अपन ने लगभग कंप्लीटली करने की कोशिश की है। ठीक है, इसके बाद में आता है हमारे पास में मीटर सेतु। इसके बाद में आएगा मीटर सेतु। यह बीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। इसकी संरचना व व्यवस्था को ध्यान से सुनेंगे। मीटर सेतु में जो तार होता है, मीटर सेतु में जो तार होता है वो हमारे पास में मैग्नीन या कॉन्स्टेटन का बना होता है। ठीक है ना, कॉन्स्टेटन का मिश्र धातु का होता है। यह तार हमारे पास में 1 मीटर लंबा रहेगा। ठीक है ना, यह तार हमारे पास में 1 मीटर लंबा होता है, जिसे लकड़ी के तख्ते पर, जिसे अपन ने क्या किया, एक लकड़ी के तख्ते पर एल आकार की पत्तियों द्वारा संयोजित कर दिया जाता है। ये हमारे पास में इस टाइप से एक 1 मीटर लंबा तार होता है, जिसमें अपन अंक दे सकते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये अपन ने क्या किया, 100 कर दिया। ठीक है ना, अब ये हमारे पास में 1 मीटर लंबा है, जिसको अपन 100 सेंटीमीटर कह सकते हैं। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, इस टाइप से 100 सेंटीमीटर हो गए। 1 मीटर बराबर कितना होता है हमारे पास में, 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसको अपन ने एक यहाँ पे हमारे पास में विद्युत वाहक बल यानी कि सेल जोड़ दिया, एक कुंजी इस तरीके से अपन ने जोड़ दिया। इस पर 2 एल आकार की पत्तियों द्वारा संयोजित किया जाता है। इस टाइप से अपन ने क्या किया, एल आकार की पत्तियों से संयोजित कर दिया और एक हमारे पास में आई आकार की पत्ती यह होती है। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमारे पास में रेजिस्टेंस बॉक्स यानी कि प्रतिरोध बॉक्स को अपन यहाँ पर संयोजित करेंगे और इसके बाद में जिस अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालना है उसको यहाँ पर
एस के रूप में संयोजित करेंगे। ठीक है ना। यहाँ से हमारे पास में जो पॉइंट डी है, यहाँ से हमारे पास में एक वायर निकालेंगे जिसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हुए जॉकी यानी कि कुंजी जॉकी से अपन क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। ठीक है ना। जब हमारे पास में इस जॉकी को उस वायर पर, उस तार पर मूवमेंट करवाया जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होगा और उसके बाद में रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक एक प्रतिरोध को अपन निकालते जाएंगे और इस टाइप से अपन क्या करेंगे, इसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल टॉपिक है कंप्लीटली। ठीक है, ध्यान से सुनो। धारा माइनस से प्लस की तरफ जा रही है, इस तरीके से इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी। अब ध्यान से सुनेंगे। मीटर सेतु में मैंगनीज व कांस्टेंट मिश्र धातु का 1 मीटर लंबा तार होता है जिसे लकड़ी के एक तख्ते पर स्थायी रूप से रख दिया जाता है, लगा दिया जाता है। इस तार के सिरे पर एल आकार की, एक एल आकार की ये पत्ती हो गई, एक एल आकार की ये पत्ती हो गई, लगी होती हैं, जिनके मध्य में एक अन्य आई आकार की पत्ती लगी होती है। ठीक है ना। जैसे अपन बाईं ओर के रिक्त स्थान पर एक प्रतिरोध बॉक्स लगा रहता है, जहां पर दोनों पत्तियों को संयोजित कौन कर रहा है, प्रतिरोध, और इन दोनों पत्तियों को कौन कर रहा है, अज्ञात प्रतिरोध, जिसका अपन को प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। बिंदु डी पर अपन एक गैल्वेनोमीटर और जौ की कुंजी को जोड़ दिया जाता है। मीटर सेतु में धारा प्रवाहित करने के लिए सेल और एक हमारे पास में कुंजी लगी रहती है। अब इसकी क्रियाविधि देखो। जब कुंजी K1 को अपन, जब कुंजी K को अपन क्या कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं, तो परिपथ में यानी कि मीटर सेतु में धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। ठीक है ना। यदि विसर्पी कुंजी यानी कि कुंजी J को ए व बी बिंदुओं पर स्पर्श, ये पॉइंट ए है, ये हमारे पास में बी है, ए व बी बिंदुओं के जो तार है इस पर क्या कर रहे हैं अपन, मूवमेंट करा रहे हैं, तो धारा मापी में क्या होगा, विक्षेप आएगा। ठीक है ना। धारा मापी में क्या आता है, विक्षेप आता है। यदि विक्षेप आ रहा है तो परिपथ तुम्हारा क्या है, सही है। अगर विक्षेप नहीं आ रहा है तो परिपथ कैसा है, तुम्हारे पास में गलत है। अब प्रतिरोध बॉक्स में से निश्चित मान का एक प्रतिरोध क्या करोगे, निकाल लोगे, और उसके बाद में विसर्पी कुंजी यानी कि कुंजी J को फिर से क्या करोगे, संतुलन की अवस्था में लाओगे। किस में, हमारे पास में गैल्वेनोमीटर में। इस टाइप से हमारे पास में ये जो क्रियाविधि है उसको एक बार फिर से सुन लो। सर्वप्रथम कुंजी K1, सर्वप्रथम कुंजी K को क्या कर रहे हैं अपन, ऑन कर रहे हैं, जिससे परिपथ में क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना। अब धारा प्रवाहित हो रही है, अगर परिपथ में विसर्पी कुंजी J को ए व बी पर अपन क्या कर रहे हैं, स्पर्श कराते हैं, तो धारा मापी में विक्षेप आएगा। अगर विक्षेप आ रहा है तो परिपथ सही है, विक्षेप नहीं आ रहा है तो हमारे पास में क्या है, परिपथ गलत है। अब प्रतिरोध बॉक्स में से एक निश्चित मान का प्रतिरोध क्या करेंगे, निकाल लेंगे, और विसर्पी कुंजी यानी कि कुंजी J को फिर से क्या करेंगे अपन, इसमें मूवमेंट करवाएंगे, और तब धारा मापी में विक्षेप जनरेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में उसकी रीडिंग करते जाओगे। संतुलन की अवस्था में P/Q क्या होता है, R/S होता है हमारे पास में। अब मान लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, L है, जहाँ पर विक्षेप आया है, और यहाँ पर ये कितनी लेंथ हो जाएगी, 100 माइनस के L हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास में एक फॉर्मूला आएगा जिसको अपन P बराबर क्या लिख सकते हो, एक तो लिख सकते हो रो L लिख सकते हो, और एक बराबर Q बराबर कितना लिखोगे, रो 100 माइनस के L लिख दोगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, रो L अपॉन रो 100 माइनस के L, और ये क्या हो जाएगा R, और अपॉन क्या हो जाएगा S, रो से रो कट जाएगा, तो L अपॉन 100 माइनस के L बराबर क्या हो जाएगा, R अपॉन S। यहाँ से आप S का मान कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना आएगा, 100 माइनस के L अपॉन L, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, R हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे मीटर सेतु के बेस पर, कि आपके लिए L का मान दे देगा, प्रतिरोध का मान दे देगा, और अज्ञात प्रतिरोध का मान पूछेगा। समझ गए। जहाँ पर कैपिटल R प्रतिरोध बॉक्स में लगाया गया प्रतिरोध है, इसी सूत्र की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध S का इस कैपिटल S का मान ज्ञात किया जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चंस कर लेते हैं मीटर सेतु के बेस पर। यहाँ से सुनो। मीटर सेतु में जब प्रतिरोध S बराबर 12.5 ओम हो तो संतुलन बिंदु A सिरे से 39.5 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है। R का मान ज्ञात करो। व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के मोटे कॉपर की पत्तियों का उपयोग क्यों किया जाता है। दो क्वेश्चन हैं हमारे पास में। एक तो आपके लिए जो भी दे रखा है उसको लिखेंगे। एस का मान कितना दिया हुआ है, 12.5 ओम दे दिया। ठीक है ना। आपसे क्या पूछ रहा है, एल, और एल दे दिया है संतुलन की अवस्था में 39.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। एस का मान दे दिया है आर, आर का मान आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओगे, एस बराबर क्या होता है 100 माइनस के एल अपॉन एल, और ये क्या हो जाएगा कैपिटल आर। यहाँ से आर का मान कैलकुलेट कर सकते हो, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मीटर सेतु में
तांबे की पत्तियां मोटी इसलिए प्रयुक्त की जाती हैं क्योंकि इनका क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तांबे की पत्तियां यानी कि प्रतिरोध इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/a, यानी कि ए के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए अपन तांबे की मोटी पत्तियों का उपयोग किए जाते हैं, जिससे कि प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है ना। मीटर और एक तो महत्वपूर्ण तथ्य है, संतुलन बिंदु तार के उस सिरे को मापा जाएगा जिस सिरे की ओर प्रतिरोध बॉक्स लगा है। संतुलन बिंदु उसको मापा जाएगा जिस सिरे की ओर प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है। ठीक है ना। मीटर सेतु प्रयोग में संतुलन अवस्था लगभग मध्य बिंदु पर प्राप्त होनी चाहिए, जिससे मीटर सेतु की सुग्राहिता अधिक हो सके। संतुलन अवस्था में यदि धारा मापी व बैटरी की स्थिति बदल दी जाए तो धारा मापी का विक्षेप शून्य रहेगा। ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है ना, समझ गए। थैंक यू। आज की क्लास में अपन ने जो चैप्टर नंबर 3 है उसके बारे में कम्प्लीटली डिस्कशन कर लिया है। कल की क्लास है और एक आज की क्लास है, इन दोनों क्लासों को ढंग से देखना है। ठीक है ना। और कोई भी कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आए तो आप मेरे से कॉल करके भी डिस्कशन कर सकते हो। मेरा ये आपके पास में एक नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, और जिस पर आप पूछ सकते हो कि कोई भी जैसे आपको प्रॉब्लम्स आती है तो। ठीक है ना। और आराम से मस्त तरीके से तैयारी करो। ठीक है। शुक्रिया, धन्यवाद, राधे राधे।